Hello and good morning, everyone. This is Shikha Agrawal. Welcome to Adda UGC Net English Literature with Shikha ma'am. So, I will continue the series of A Glossary of Literary Terms by M.H. Abrahams. ये एक ऐसी बुक है जो UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल और मान लीजिए होली ग्रेन बुक है। आज का हमारा टॉपिक है एलिनेशन इफेक्ट। मैं पेज टू पेज इन सिंप्लीफाइड वे ग्रॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को कवर कर रही हूँ, साथ में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि आपको आपके एग्जामिनेशंस में किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं उसकी कंसेप्ट को समझ पाए, आप उसके पैटर्न को समझ पाए। सो एलिनेशन इफेक्ट का कंसेप्ट जो है वो डेवलप्ड किया था बर्टोल्ट ब्रिक्ट ने 1898 टू 1956 में। ये एक जर्मन ड्रामाटिस्ट थे। ये जो सीरियस सा व्यक्ति आपको दिख रहा है ये काफी डीप एनालिसिस किए थे ड्रामा को थिएटर पे रिप्रेजेंट करके कि पहले जब बर्टोल्ट ब्रिज का कंसेप्ट नहीं आया था उससे पहले जो भी हम ड्रामा देखते थे या आप अभी भी गांव वगैरह में जो मेला लगता है वहां पे महाभारत का परफॉर्मेंस होता है, वहां पे रामायण का परफॉर्मेंस स्टेज लगा करके किया जाता है और वहां जो लोग गैदर्ड होते हैं वो उस कैरेक्टर में अपने आप को ढूंढने लगते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। सो इन्होंने बोला कि हम ऑडियंस को पेसिव बना रहे हैं, हमें एक्टिव बनाना चाहिए कि किस तरह से ऑडियंस हमारे ड्रामा को देख के क्रिटिकली एक थिंकिंग लेवल डेवलप कर ले, डिफैमिलियराइज होकर के किसी भी ड्रामा को वो देखे। तो इसमें हम थिएटर में क्या सुधार कर सकते हैं, तो इस चीज को लेकर के आइए हम जानते हैं। Originated in 1920 with his ideas of epic theater. ये अपने साथ एक इपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट लेके आए कि पहले जो रियलिटी थिएटर चलती थी उसको इपिक थिएटर में इन्होंने चेंज किया। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इपिक थिएटर में ऐसा क्या होता था, बताती हूं मैं। Brecht was influenced by Russian formalist concept defamiliarization, Austrian। ये जो डिफेमिलियराइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो रशियन फॉर्मलिस्ट विक्टर स्लोवोस्की लेके आए थे, जिन्होंने बोला कि अगर आप किसी नॉवेल को या कोई पोयम को पढ़ रहे हो, किसी बुक को पढ़ रहे हो, तो आपके पास क्या पहले की फीलिंग्स है, क्या पहले की नॉलेज है, उससे आप डिटैच्ड हो जाइए। उस बुक में, उस नॉवेल में क्या कहा जा रहा है उसको आप एक नए तरीके से, नए नजरिए से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, तो आप उस नॉवेल को, बुक को, पोइट्री को अच्छे से समझ सकेंगे। अपनी फीलिंग्स, अपने बैकग्राउंड, अपने नॉलेज को आप डिटैच करके किसी भी नॉवेल को पढ़ें। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने बर्टोल्ट ब्रिज ने अपने ड्रामा के पोर्शन में लागू किया। ट्रांसफॉर्म हिज आइडियाज इनटू थिएटर एंड थिएटर ड्रामा में होता है ना, नेम्ड। ये जो वर्ड है ये जर्मन वर्ड है जिसको प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं ट्राई करती हूँ। बर्फेंडुंग्स इफेक्ट, बर्फेंडुंग्स इफेक्ट विच मीन्स एलिनेशन इफेक्ट, मतलब आप होके, एलियन क्या होता है, अनजान बन के उस कैरेक्टर में सिर्फ अपने आप को आप समाहित करके किसी भी ड्रामा को नहीं देखें, ताकि आपका सिर्फ फियर, लव, कैथारसिस आपके अंदर रिलीज हो, आप उसको डिटैच्ड होके देखें। एलिनेशन इफेक्ट, स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट भी कहते हैं। आप स्ट्रेंज, अनजान बन करके किसी भी ड्रामा को देखें। इनका मीनिंग और फोकस क्या था ये बताना चाहते थे। देखिए मैं एक विजुअल इमेज भी लेके आई हूँ ताकि आपको स्टेज का एक फॉर्मेशन विजुअलाइज हो। टू द फैमिलियर appear strange so that the audience observe it critically,
अगर हम डिफैमिलियर नहीं होते हैं, स्टेज पे जो परफॉर्मेंस, जो एक्टिंग, जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है उसमें अगर आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप रिफॉर्मेशन, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है कि अच्छा ठीक है ऐसी सिचुएशंस है तो ये भी सॉल्यूशंस हो सकती है, ये सिचुएशंस पैदा की गई है तो ये डायलॉग हम यहाँ पे बोल करके सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो थिंकिंग है, सोशल रिफॉर्मेशन की जो थिंकिंग है, वो क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए एलिनेशन इफेक्ट को बर्टोल्ट ब्रिक्ट ने अपने थिएटर, इपिक थिएटर में डाला। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, यूजीसी नेट में इपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट किसने लाया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बर्टोल्ट ब्रिक्ट ने लाया है। ब्रिक्ट वांटेड टू अवॉइड इमोशनल आइडेंटिफिकेशन, वो नहीं चाहते थे कि ऑडियंस जो है सिर्फ इमोशनल आइडेंटिफिकेशन को ढूंढे बिटवीन ऑडियंस एंड कैरेक्टर। ऑडियंस जो है अपने इस कैरेक्टर के बीच में अपने आप को सिर्फ एनालाइज नहीं करे, इसको अवॉइड करे और उसके सिचुएशंस को, थिएटर में जो कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिंग, उसके सिचुएशंस क्रिटिकली एनालाइज करने की थिंकिंग डेवलप करे। ऑडियंस पेसिव नहीं बने, एक्टिव बने। ठीक है, ऑडियंस शुड थिंक अबाउट सोशल काउजेज एंड रियलिटी। ऑडियंस को सोशल काउज और रियलिटी के बारे में सोचने की थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो। इंस्टेड गेटिंग इमोशनल इन्वॉल्व, अगर कोई रेप का केस दिखाया जा रहा है तो हम काफी इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कुछ इस तरह की दुख भरी कहानी दिखा रहे हैं तो हम इमोशनली इन्वॉल्व होकर के वहां अपने हर्ट को काफी भारीपन आ जाता है हमारे में, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग वहां दब जाती है। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए इन कुछ इफेक्ट्स डाले ताकि ऑडियंस जो है थिएटर से अपने आप को डिटैच्ड कर सके, कैरेक्टर से अपने आप को डिटैच्ड करके उस क्रिटिकल सिचुएशंस के बारे में एनालाइज कर सके। इन टू क्रिएट क्रिटिकल डिस्टेंस रेदर देन इमोशनल अटैचमेंट। ठीक है, फिर जो उन्होंने थिएटर में क्या टेक्निक ऐसा यूज किया जिससे कि ऑडियंस को फील हो कि ये सिचुएशन एक इमेजिनरी सिचुएशन थिएटर पे दिखाई जा रही है, ड्रामा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये रियलिटी नहीं है। इस तरह के सिचुएशंस और काउजेज अगर हमारे सोसाइटी में है तो इसमें कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं, ये कैपेसिटी उनमें डेवलप हो। तो इसके लिए वो क्या करते थे, breaking the illusion of reality, actors address the audience directly। यहाँ पे जो एक्टर होते थे स्टेज पे, ये ऑडियंस से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते थे, अपने सिचुएशंस को लेकर के उनसे सवाल करते थे। आर यूज टू इंट्रोड्यूस और कमेंट ऑन सीन, और उनको बोला जाता था कि आप इस सीन को कमेंट कीजिए। ठीक है, सॉन्ग गाए जाते थे ताकि ऑडियंस को डिटैच्ड किया जा सके, कमेंट्री की जाती थी, और इंटरप्शंस ब्रेक इमोशनल फ्लो, ठीक है, होता था। फिर हिस्टोरिकल सेटिंग्स होती थी, आर यूज टू हाईलाइट द प्रेजेंट सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से अगर कैरेक्टर स्टेज पे आपसे बात कर रहा है, अपने सिचुएशंस को बता रहा है, तो आपके अंदर एक सोचने समझने की कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप होगी, ना कि वो सिर्फ एक्टिंग किए जा रहा है, सिचुएशंस क्रिएट किए जा रहा है, कैरेक्टर दूसरे ड्रेस पहन के आ रहे हैं, दूसरा माहौल बन रहा है, आप उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होकर के अपने आप को खुद इमेजिन करने लगते हो, तो आपके अंदर कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। अगर कोई सोसाइटी के इश्यूज दिखाए जा रहे हैं तो आप एक इंटेलेक्चुअल्स की तरह नहीं सोच पाएंगे, आप सिर्फ उस सिचुएशंस में फंस के रह जाएंगे। तो इसके लिए ये सारे इफेक्ट्स डाले जाते थे कि वहां पे जो एक्टर होता था वो ऑडियंस से डायरेक्ट बात करता था, सॉन्ग गाता था, कमेंट्री करता था, और हिस्टोरिकल सेटिंग्स को यूज करता था प्रेजेंट और सोशल इश्यूज को यूज करके। ठीक है, फिर सोशल फंक्शन, थिएटर बिकम अ मीडियम फॉर सोशल चेंज। थिएटर एक, इनका इफेक्ट जब बर्टोल्ट ब्रिक्ट ने इपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट लाया तो थिएटर एक सोशल रिफॉर्म का स्टेज बन गया।
कैसे बना? द एम टू एजुकेट एंड अवेक द ऑडियंस, और इनका एम हो गया कि ऑडियंस को कैसे एजुकेट किया जाए, उनको कैसे जगाया जाए, सोसाइटी में कैसे रिफॉर्मेशन लाई जाए, कैसे सुधार लाया जाए, सोसाइटी के करप्ट चीजों को स्टेज पे दिखा करके ऑडियंस से डायरेक्ट टॉक किया जाता था, उन पे सॉन्ग्स गाए जाते थे, उनकी क्रिटिकल एनालिसिस को पूछा जाता था, उनसे पूछा जाता था कि किस टाइप की हम रिफॉर्मेशंस कर सकते हैं, उनके आइडियाज को वैल्यू दी जाती थी ऑडियंस के। व्यूअर्स शुड एनालाइज सोसाइटी एंड टेक एक्शन रेदर देन escape into emotions, ठीक है। ड्रामा सर्व्स एज अ टूल फॉर सोशल अवेयरनेस एंड रिफॉर्म, और ड्रामा को एक टूल बना लिया गया कि सोसाइटी को कैसे हम जगा सके, सोसाइटी में कैसे हम चेंज ला सके। सो इसमें जो टर्म यूज किए गए हैं एलिनेशन इफेक्ट्स में, इस टर्म्स को काफी अच्छे से मैं यहाँ पे गैदर्ड की हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, वर्ब फेम डूम्स इफेक्ट। एलिनेशन और इंगेजमेंट इफेक्ट इसका नाम होता है। डीफेमिलराइजेशन क्या होता है? मेकिंग द फैमिलियर अपीयर स्ट्रेंज, आप जिस चीजों से फैमिलियर हैं उस चीज को आप नए नजरिए से देखें। अभी जो आपको शो दिखाया जा रहा है स्टेज पे, उसको आप अपनी नजरिए को छोड़ दीजिए, आप एक नए नजरिए से, उनकी नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए, आप अपना क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कीजिए। इपिक थिएटर क्या होता है? एंटी इल्यूजन सोशल क्रिटिकल थिएटर, ठीक है। क्रिटिकल डिस्टेंस पैदा की जाती, इमोशनल डिटैचमेंट किया जाता है कि ये जो शो दिखाई जा रही है वो रियलिटी नहीं है, एक इमेजिनरी स्टोरी है फॉर रैशनल थिंकिंग, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो यूजीसी नेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बर्टोट ब्रिज ने एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट लेके आया। बर्फेंगडुंग्स इफेक्ट जो है एलिनेशन इफेक्ट का ही नाम है, ये एक जर्मन वर्ड है। इन्फ्लुएंस हुआ था, इन्होंने रशियन फॉर्मुलिस्ट विक्टर स्लोवस्की के कॉन्सेप्ट से बर्टोट ब्रिज काफी इन्फ्लुएंस होके एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट लाए थे। ये लोग जो थे अगेंस्ट थे एरिस्टोटेलियन कैथारसिस के। एरिस्टोटल क्या बोलते थे कि हम जब कोई ड्रामा देखते हैं, व्हेन वी सी एनी ड्रामास वी रिलीज कैथारसिस, वी रिलीज आवर इमोशंस, पीटी एंड फियर, ठीक है। ऑडियंस एज क्रिटिकल ऑब्जर्वर, ऑडियंस को क्रिटिकल ऑब्जर्वर बनाया जाता है एलिनेशन इफेक्ट डाल के, इपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट यूज करके। नॉट इमोशनली पार्टिसिपेटेड, सिर्फ इमोशनली पार्टिसिपेट नहीं किया जा सकता है। तो मैं समझती हूँ इस एलिनेशन इफेक्ट को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो ड्रामा स्टेज पे दिखाई जा रही है उसको एक इमेजिनरी स्टोरी मान करके ऑडियंस अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे, ना कि कोई रेप के केस दिखाए जा रहे हैं तो कोई गर्ल अपने आप को ही इमेजिन करने लगे और उसमें खाली बस इमोशनली पार्टिसिपेटेड हो जाए, कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं की जाए। उसके लिए उसमें इफेक्ट डाले जाते थे कि वो लड़की जो एक्टिंग कर रही है, रेप का केस हो गया या सोशल करप्शन का केस हो गया या कोई भी आप टॉपिक उठा लो, उसमें ऑडियंस की क्रिटिकल थिंकिंग की वैल्यू वहां जानी जाती थी, डायरेक्ट टॉक किया जाता था, सॉन्ग्स गाए जाते थे, कमेंट्री पूछी जाती थी, ठीक है। आइए इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि एलिनेशन इफेक्ट से कोई भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछी जाए तो आप उसको मिस ना कर सके, आपके कॉन्सेप्ट को पक्का करते हैं। बल्टोट ब्रिज का कॉन्सेप्ट, बल्टोट ब्रिज concept of Burfam-Dunks effect was mainly intended to, ये इफेक्ट, इसका नाम अभी हम लोग जस्ट पढ़े, बर्फेम डुंग्स इफेक्ट का मतलब होता है एलिनेशन इफेक्ट। एलिनेशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि क्रिएट इमोशनल कैथारसिस इन द ऑडियंस, की ऑडियंस को इमोशनली ड्रामा में इन्वॉल्व किया जाए, ये होता है। या इनकरेज क्रिटिकल डिटैचमेंट एंड सोशल अवेयरनेस, क्या इनकरेज किया जाता है ऑडियंस को कि अपने अंदर सोशल डिटैचमेंट होके, क्रिटिकल डिटैचमेंट फील करके सोशल में अवेयरनेस लाए। इंक्रीज ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन विथ कैरेक्टर या यूज सुपरनैचुरल एलिमेंट, सुपरनैचुरल का यहाँ पे कहीं पे बात नहीं हुआ है, ठीक है। तो कैथारसिस ये अरिस्टोटेलियन इफेक्ट को बिल्कुल रॉन्ग मानता है, तो ये दो ऑप्शन में क्या होना चाहिए?
तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये क्रिटिकल डिटैचमेंट एंड सोशल अवेयरनेस को पैदा करती है एलिनेशन इफेक्ट। तो वही बताया जा रहा है, ब्रेक्ट बर्फेंगडुंग्स इफेक्ट एलिनेशन इफेक्ट एम्स टू कीप द ऑडियंस इमोशनली डिटैच्ड एंड क्रिटिकली अवेयर टू पर्पस वॉज टू मेक देम थिंक अबाउट सोशल इश्यूज, ताकि वो सोशल इश्यूज के बारे में सोच सके, ना कि सिर्फ कैरेक्टर में अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व कर ले, नॉट टू फील पिटी और फियर एज इन द क्लासिकल ट्रेजेडी एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी में जैसा बोला जाता था। Which of the following literary movements influenced Bertolt Brecht's theory of alienation effect? कौन से मूवमेंट से जो बल्टॉट थे वो काफी इफेक्टिव थे? मैंने अभी जस्ट बताया वो रशियन फॉर्मलिज्म से काफी इन्फ्लुएंस थे। विक्टर स्लोवस्की के कॉन्सेप्ट डीफैमिलियराइजेशन के कॉन्सेप्ट से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे। Brecht was inspired by Russian formalists, especially their ideas of defamiliarization, making them familiar strands. He adapted this concept for the theater to develop his alienation effect. So the question is for you guys, in the Bertolt Brecht epic theater, बर्टोल्ट ब्रेख्ट के एपिक थिएटर में द ऑडियंस इज एक्सपेक्टेड टू, ऑडियंस को कैसा होना चाहिए? एपिक थिएटर जब है, एपिक थिएटर का जो ड्रामा दिखाया जा रहा है उसमें ऑडियंस कैसी होनी चाहिए? लॉस देमसेल्व्स, अपने आप को खो दे, इमोशनली स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाए, क्रिटिकली एनालाइज द सोशल मैसेज ऑफ द प्ले, या क्रिटिकली एनालाइज करे जो मैसेज ड्रामा के थ्रू सोसाइटी को दिया जा रहा है, या फोकस ओनली द एस्थेटिक प्लेजर, या सिर्फ इस आर्ट के प्लेजर को वो फोकस करे, या इग्नोर द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द ड्रामा, और इग्नोर करे पॉलिटिकल बैकग्राउंड के ड्रामा के। तो मैं क्लियरली इसको देख सकती हूँ कि इसमें एपिक थिएटर का मेन एम है क्रिटिकल एनालाइज करना। मैं एपिक थिएटर का कीवर्ड बताती हूँ, क्रिटिकल, कि अपने प्रोस्पेक्टिव से भी आप उस चीज को एनालाइज कर सके, नए नजरिए से भी देख सकें, ना कि सिर्फ जो ड्रामा में दिखाया जा रहा है उस पर फोकस कर सके। एस्थेटिक प्लेजर मत लें आप थिंकिंग भी डेवलप करें। सो इन द थिएटर द ऑडियंस एक्ट एज अ क्रिटिकल ऑब्जर्वर. Brecht wanted them to analyze the social conditions represented in the play and draw rational conclusion, not just experience emotional catharsis. सो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन से जान सकते हैं कि एपिक थिएटर में ऑडियंस अपने आप को क्रिटिकली एक्टिव करती है, ना कि सिर्फ आर्ट जो दिखाया जा रहा है उस पे फोकस करती है, या पॉलिटिकल बैकग्राउंड को इग्नोर करती है, या अपने आप को खो करके पूरी तरह उस ड्रामा में डूब करके इमोशनली अटैच्ड हो जाती है। एपिक थिएटर का एम है ऑडियंस को एक्टिव बनाना, जो मैसेज दी जा रही है ड्रामा के थ्रू उसको क्रिटिकली एनालाइज करना, सोशल रिफॉर्मेशन लाना, अपनी एक कैपेसिटी डेवलप करना। सो एक छोटे से टॉपिक को मैंने अपने बेस्ट दे करके सिंप्लीफाइड वे में तैयार किया है। सो आज के इस वीडियो के बाद आप एलिनेशन इफेक्ट को भूल ही नहीं सकते हो गाइस। सो क्योंकि मैंने इसमें काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में ये नोट्स बनाए हैं, इस नोट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके रिवीजन पर्पस से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जेन्युइनली अच्छी लगी, तो लाइक करो, वरना कोई बात नहीं है। आगे की सीरीज को फॉलो करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो if you are really preparing for UGC NET, this is the perfect videos for you guys, because बहुत ही मेहनत के बाद ये सारे नोट्स तैयार किए गए हैं। यूजीसी नेट के पिछले 20 ईयर के कॉन्सेप्ट को एनालाइज करके, एक एक टॉपिक को एनालाइज करके आपके लिए ये वीडियो लाई गई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं चाहती हूँ जो स्टूडेंट पेड क्लास में पेमेंट नहीं कर सकते हैं वो इस वीडियोस को जरूर देखें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।